ठीक है। IS जो 33 पार्ट 1 है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर और स्टोरेज ऑफ लिक्विड जनरल रिक्वायरमेंट्स, जो कि बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए है। IS 3370 2009 पार्ट 2, ये है आपका रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। इसमें आपका रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड डिटेल्स इसमें दी हुई रहती है। थर्ड है आपका, देखो सिर्फ दो पार्ट चेंज हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 3 और पार्ट 4 में अभी तक कोई चेंज नहीं है, उसके हमारे जो पुराने चल रहे हैं वही है। वो है प्रेस स्टील कंक्रीट स्ट्रक्चर। कई बार जो कि आपके वाटर टैंक्स होते हैं इनको प्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनाया जाता है या प्रेस्ड कंक्रीटिंग से भी बनाया जाता है टेक्निक से। एक मिनट बेटा। सॉरी स्टूडेंट, वो फोन आ रहे थे रजिस्ट्रार सर वगैरह के। ठीक है, तो ये आपका जो IS कोड 4 है, पार्ट 4 है, वो है आपका फॉर स्टोरेज ऑफ रिइंफोर्स्ड और प्रेस्ड स्टील कंक्रीट, दोनों के डिज़ाइन टेबल्स हैं इसमें। ठीक है, तो हमको जो जो यूज़ आएगा हम यूज़ करेंगे। तो स्पेशली पार्ट 1 और पार्ट 2 में चेंजेस आए हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जनरली जो डिज़ाइन फिलोसफी होती है हमारे वाटर टैंक की वो क्या होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो डिज़ाइन ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द concrete should not crack and hence the tensile strength of concrete should be within permissible limit. In order to control the cracking, various requirements regarding material, joints and reinforcement detailing are listed in IS 3370 Part 1. ऑब्वियस है, वाटर टैंक है, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, तो उसकी जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि उसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपके यदि वाटर टैंक में छोटा सा भी क्रैक आता है तो क्या होगा, वो बस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो भी क्या होनी चाहिए, परमिसिबल लिमिट में होनी चाहिए। जबकि आप लोगों को पता है कि जो कंक्रीट होता है वो कंक्रीट काय में अच्छा होता है, कोई बताएगा मेरे को? कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंप्रेशन में अच्छी होती है या सर टेंशन में अच्छी होती कंप्रेशन है? में। हाँ, तो आप सोचिए कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या है उसकी, कंप्रेशन में अच्छा होना। लेकिन वाटर टैंक में उसकी हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमको परमिसिबल लिमिट्स के अंडर में ही उसमें काम करना होता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रैकिंग, वेरियस रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मटेरियल जॉइंट। तो हमको इस क्रैकिंग को यदि कंट्रोल में करना है तो उसके क्या क्या मटेरियल लेना पड़ेगा, उसके जॉइंट्स के क्या क्या, किस तरीके से उसमें जॉइंट्स देने पड़ेंगे, किस तरीके से उसमें रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग से मतलब क्या होता है? रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग से मतलब है कि नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, कितने स्पेसिंग पे होंगे, किस तरीके से देने होंगे, कर्टेलमेंट कितना देना होगा, किस तरीके से देना होगा। तो ये सब आपके पार्ट 1 में आपको आएगा। ठीक है, ये और कुछ की जो बेसिक जो नई चीज़ें आई हैं आपके 2009 में वो मैं अब हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कंक्रीट मिक्सेस लोअर देन M30 आर नॉट टू बी यूज फॉर डिजाइन ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर
द यूज ऑफ रिचर मिक्सेस रिजल्ट इन लेस क्रैकिंग। अभी तक आपके जो पुराने रिवीजन थे 1967 में, उसमें M25 का कंक्रीट भी यूज करते थे, कहीं कहीं जगह M20 भी यूज कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंक्रीट मिक्स हमको M30 से नीचे का यूज नहीं करना है, ठीक है। बट मैं अभी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमको यदि क्वेश्चन में M25 दिया हुआ है तो हमको M25 लेकर ही डिजाइन करना है। हमको अपने मन से ये नहीं करना है कि नहीं मिनिमम तो M30 है। हाँ, यदि किसी को क्वेश्चन में नहीं दिया है जिसमें हमको डिजाइन कंक्रीट का भी हमको ही डिजाइन करना है, कंक्रीट भी हमको ही डिसाइड करना है, उस केस में आप उसमें M30 यूज कर सकते हो, ठीक है। और जितनी ज्यादा ग्रेड का आप कंक्रीट यूज करते हो, ऑब्वियस है कि आपको उतनी लेस क्रैकिंग मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। द स्ट्रक्चर रिटेनिंग द लिक्विड शुड बी डिजाइंड एज सब्जेक्टेड टू सर्व टू सेवियर एक्सपोजर कंडीशन। हमको ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन, जो हमारा वाटर टैंक का डिजाइन ऐसा इस तरीके से करना है कि जो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन हो, चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई और डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका द सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई एश एंड ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग शुड नॉट एक्सीड 400 kg per meter cube unless special consideration is taken for the increased risk of cracking due to drying shrinkage etc। अब देखिए, आपको सब पता है M30 कंक्रीट, M20 कंक्रीट, कंक्रीट मिक्स किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तीन मेन कंटेंट होते हैं, क्या क्या होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। आपका कंक्रीट बनाने के लिए ये तीन मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एडमिक्सचर्स। हम कंक्रीट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स डालते हैं, जिससे उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, लाइक रैपिड हार्डनिंग होता है, ठीक है, क्विक सेटल सीमेंट होती है। इस तरीके से कई सारे हम उसमें एडमिक्सचर्स मिलाते हैं। इसी में एक एडमिक्सचर होते हैं, या एक आप बोल सकते हो कंटेंट में ये फ्लाई ऐश भी आता है, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी आती है, इनसे भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो इसमें कहा गया है, ये आईएस कोड में कहा गया है कि हमको ये कंटेंट नहीं मिला के जो हमारी सिंपल सीमेंट होती है उसका जो कंटेंट है वो 1 मीटर क्यूब में 400 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, ज्यादा सीमेंट आप डालते हैं तो क्या होगा, ड्राइंग श्रिंकेज होने के, क्योंकि हम वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स रखते हैं। आप यदि ज्यादा सीमेंट कंटेंट यूज करोगे तो ऑब्वियस है कि पानी भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसमें ड्राई श्रिंकेज या क्रैकिंग आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस कारण से आपको कंक्रीट की जो लिमिटेशन है या जो सीमेंट की लिमिटेशन है उसको भी फॉलो करना है, जो कि कितनी है, 400 kg पर मीटर क्यूब। और ये कब किस केस में, जब हम उसमें कोई फ्लाई ऐश या कोई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग नहीं मिला रहे हैं, ठीक है। और अगली उसने बात क्या बोली कि अनलेस स्पेशल कंसिडरेशन इज टेकन फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रैकिंग एंड, या हमने उसमें क्रैकिंग या उसको ड्राइंग श्रिंकेज से बचाने के लिए कोई और किसी तरीके का कोई प्रिवेंशन नहीं लिया है, अंटे तब तक हमको उसको लिमिटेशन उसमें है कि हमको 400 केजी पर मीटर क्यूब सीमेंट से हम ज्यादा नहीं लेंगे उसमें, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? यस यस सर। ठीक है। सर। अब नेक्स्ट है कि क्रैकिंग यदि हम आ रही है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो क्रैकिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द प्लास्टिसाइजर्स एंड बाय यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट कंटेंट which will result in reduced water content per unit of concrete mix. The minimum cement content from durability criteria is 320 kg per meter cube, ठीक है। हम क्रैकिंग, मैंने जैसे आपको बताया, हम क्रैकिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्लास्टिसाइजर्स मिला दो, ठीक है। प्लास्टिसाइजर भी एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का प्लास्टिसाइजर भी एक टाइप का आपका क्या है, केमिकल है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो एंड बाय यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट कंटेंट, देखो हम लोगों को, आपको सबको पता है कि कंक्रीट अच्छा बनाने के लिए एक तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी के साथ हमको सीमेंट कंटेंट भी कम रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका वाटर कंटेंट भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके कंक्रीट में ज्यादा वाटर हो तो उसमें भी क्या होता है, ब्लीडिंग इफेक्ट आ जाता है ना। आपको सब
पता है, ये सब कंक्रीट, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्लीडिंग, श्रिंकेज और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं जिससे हमको हमारे कंक्रीट को बचाना होता है। ठीक है, तो यदि स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया से हम बात करें तो जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो 320 केजी पर मीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम की बात करें हम, मैक्सिमम की बात हमने उधर 400 केजी पर मीटर क्यूब की करी है ना, और यदि मिनिमम की बात करें तो 320 केजी पर मीटर क्यूब से कम सीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट जो मेन जो दिया हुआ है वो है क्रैकिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द स्टीप चेंजेस इन टेम्परेचर and moisture content at early age of concrete. Curing should be done at least for a period of 14 days. अब हम क्रैकिंग कैसे कंट्रोल, देखिए क्रैकिंग कैसे आती है आपके, यदि स्ट्रक्चर में हम जनरली बात करें, एक होता है बाय द एज। बाय द एज मतलब हमने आज एक कंस्ट्रक्शन करा है आज 2020 में, और मैं देख रहा हूँ कि 5 साल में उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगे है ना, जितने फोर्सेस के लिए वो बनाया नहीं गया था उससे ज़्यादा यदि फोर्सेस लगे तो वो एक क्रैकिंग आती है फोर्स के कारण, डेवलपमेंट के कारण। और ये जो क्रैकिंग आती है अर्ली एज में, मतलब जैसे आज मैंने कंक्रीट प्लेस किया, ठीक है, आज मैंने कंक्रीट प्लेस किया और बहुत धूप पड़ रही है। ठीक है, अब बहुत धूप पड़ रही है तो ऑब्वियस है कि मेरे सीमेंट को, आपको भी पता है कि कंक्रीट हार्ड कैसे होता है, किसी को आइडिया, कोई मेरे को बताएगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो इसको, कोई मेरे को बताएगा कंक्रीट हार्ड कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है कंक्रीट हम जब डालते हैं, सीमेंट एंड एग्रीगेट कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो वो हार्ड कैसे हो जाता है, क्या होता है उसमें। सबने कंक्रीट डिजाइन पढ़ा हुआ है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताओ, कोई बताओ फटाफट, जरा एक बार वीडियो ऑन करो सब लोग। करो करो, वीडियो ऑन करो। करण, अजय वर्मा, विजय पवार, पूर्वी, पंकज ऑन रखो वीडियो बेटा। बाल बाल ठीक कर लो, फोटो खिंचा रही तुम्हारी। चलो कौन बताएगा मेरे को कि हमारे जब सीमेंट एंड एग्रीगेट हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें किस तरीके का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, सब पढ़ा हुआ है आपने। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर सीमेंट होता है जो वाटर से, सीमेंट में केमिकल होता है जो वाटर से रिएक्शन करके हार्ड हो जाता है। और क्या होता है, और क्या होता है उसमें, क्या रिएक्शन के कारण कुछ होता है जो हम पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी आता है, बार बार क्वेश्चन वो पूछा जाता है एग्जाम में। हीट ऑफ हाइड्रेशन का नाम सुना है? हीट ऑफ हाइड्रेशन यस सर। होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बताओ। हीट ऑफ हाइड्रेशन, चलो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि जब हमारा सीमेंट पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उस केस में, अरे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें केस में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, और उस हीट को रोकने के लिए तो हम क्यूरिंग करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि हम तो पानी जो है हमको रिक्वायरमेंट है हमारे सीमेंट सैंड एग्रीगेट को, कंक्रीट को जो रिक्वायरमेंट है वो तो हम पानी पहले से मिला देते हैं उसमें पानी। ठीक है, फिर क्यों हमको अलग से बार बार पूरे घर में क्यूरिंग करनी पड़ती है, चाहे वो हमारी दीवारें हो या कुछ भी हो, हम पूरी जगह क्यूरिंग करते हैं, पानी डालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कारण ये है कि बाय द एज, मतलब आज तो आपने जो पानी डाला है वो काहे के लिए डाला है, कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी प्लस जो कि केमिकल रिएक्शन होना है जिसके कारण हार्डनेस आएगी, उस रिएक्शन के लिए आपने पानी डाल दिया, आपके वाटर सीमेंट रेशो का आपने पूरा निकाल के
ठीक है, वो मिक्स में आपने डाल दिया। लेकिन कई बार ये होता है कि जो एडवर्स टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है, उसके कारण भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, उस इफेक्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो क्रैकिंग को भी कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमको 14 दिन मिनिमम क्यूरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका correct placing of reinforcement bars, use of deformed bars, bars are closely spaced and use of small size bars will also result in reduced cracking। हमारा हम यदि कंक्रीट में जो बार्स की प्लेसिंग है वो प्रॉपर करेंगे, और एक मिनट बेटा, तो करेक्ट प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हमारा मिनिमम क्लियर कवर होता है, ठीक है, मिनिमम आपकी जो बार्स के बीच में डिस्टेंस होती है, स्पेसिंग होती है, या हम डिफॉर्म बार जो यूज़ करते हैं, हम जितना बार्स को पास पास क्लोज रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे उसमें क्रैकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। फिर नेक्स्ट है क्रैक विड्थ ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट मेंबर्स इन डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्सुरल टेंशन इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी if steel stress under service condition does not exceed 130 Newton per mm square for high strength deform bar। यदि आपके जो क्रैक की विड्थ है, ठीक है, इन reinforced concrete members in direct tension and flexural tension, डायरेक्ट टेंशन समझ में आता है, डायरेक्ट टेंशन समझते हो आप, स्ट्रेस स्ट्रेस आपने सब पढ़ा है, डायरेक्ट टेंशन डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, मतलब किसी कंडीशन में यदि आपके रिइंफोर्स कंक्रीट मेंबर पे डायरेक्ट टेंशन आ रहा है या फ्लेक्सुरल टेंशन आ रहा है, ठीक है, फ्लेक्सुरल टेंशन मतलब जो बेंडिंग के कारण होता है, फ्लेक्सर, ठीक है, तो उसको हम सेटिस्फैक्टरी कब मानेंगे, जब इफ स्टील स्ट्रेसेस अंडर सर्विस कंडीशन डज नॉट एक्सीड 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमारे जो स्टील पे स्ट्रेस की वैल्यू है वो 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से यदि ज़्यादा नहीं है फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, तो उस कंडीशन में हम वो क्रैक आता भी है तो हम उसको ठीक है मान लेते हैं, सेटिस्फैक्टरी है, कि उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट है द मैक्सिमम कैलकुलेटेड सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक फॉर डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्सर शुड नॉट बी मोर देन 0.2 mm। ठीक है, यदि कोई आपके कंक्रीट में क्रैक आता भी है तो उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, 0.2 mm। यदि इससे ज्यादा क्रैक आ रहा है तो वो टेंशन की बात है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम इतना समझने यस में, सर। है ना। ये बेसिक बेटा, ये जो नया कोड है जो 2009 का है उसमें मतलब ये हो सकता है पुराने में भी दिए हुए हों, पर नए वाले में इसको इम्फेसाइज करके बोला गया है कि ये चीजें ध्यान में रखनी है, और जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो मेनली चेंज हुई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको पिछले बार जब पढ़ाए थे तब भी उसमें हमने पढ़ी थी वो चीजें, लेकिन उसमें अब बेसिक कुछ चेंजेस आ गए हैं, टेबल्स थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, तो हमको तो नया जो है नया सा पढ़ेंगे, क्योंकि पुराना पढ़ेंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा हमारे। चलिए, तो अभी आखिरी बस 5 मिनट में ले रहा हूँ, है ना, मेरे को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चालू करना है। तो मेथड ऑफ डिजाइन आप सबको पता है, दो मेथड्स ऑफ डिजाइन होती हैं, एक होती है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, सेकंड होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि शायद वर्किंग स्ट्रेस किसी ने भी नहीं पढ़ी है बीम डिजाइन में, कोई है जिसने वर्किंग स्ट्रेस पढ़ी है या पढ़ाया हो, ऐसा कोई है जिसने वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ी हो या उसको पिछली बार पढ़ाया हो किसी ने? नहीं, हाँ नहीं, कुछ तो बोलो बेटा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर नहीं पढ़ी थी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो कोड्स है ये 1967 का जिसे आप कोड यूज कर रहे हैं, तो जब तक तो लिमिट स्टेट मेथड आई नहीं थी, आई भी थी तो बहुत कम कंपोनेंट में लगती थी, और जितने भी बंकर साइलो वाटर टैंक्स हो गए ये लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस का मिक्स होते हैं। ठीक है,
तो हमको दोनों चीजें पढ़ना है। अब क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, in this method all relevant limit state should be considered and satisfied with an adequate degree of safety and serviceability. The limit state of collapse and limit state of serviceability जिसमें deflection and cracking आती है should be followed as per IS 456-2000। सभी को लिमिट स्टेट के बारे में पता है? सभी को लिमिट स्टेट्स के बारे में पता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पढ़ा है इस बारे में? यस सर, पढ़ा है, एक बार पढ़ना पड़ेगा वैसे तो लिमिट स्टेट। ठीक है, देखो लिमिट स्टेट ऑफ जो कोलैप्स होता है, कोलैप्स में आता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। ठीक है, कि हमारी जो प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम, ये मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब आप वहां पर कोई रहने लग गया, यदि हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें, यदि वहां कोई व्यक्ति रहने लग गया है, तो जो वहां पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, मान लो बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, हमने उसको कंक्रीट से बनाया है और विंड इफेक्ट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, तो उसके कारण कहीं वहां पर कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। और बाय द एज, मतलब आज आपने रेसिडेंशियल आपकी बिल्डिंग बनाई है, तो बाय द एज 10 साल 20 साल बाद उसमें कितने डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, कितना क्रैकिंग आ रहा है, कितना रिपेयर वर्क आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, उस दोनों को ध्यान रख के हमको डिजाइन करना होता है कि हम जो बोलते हैं ना कि एज ऑफ किसी एक कंक्रीट की बिल्डिंग की एक एज होती है 70 साल 80 साल 90 साल, तो वो एज कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड होती है बनने के पहले ही, कि हमने उसमें किस तरीके का कंक्रीट यूज करा है और उसको कितने साल के लिए डिजाइन किया है। तो डिजाइन कितने साल के लिए किया है तो वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, ओके सर। फिर नेक्स्ट मेथड होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन फॉर वाटर टैंक्स इज बेस्ड ऑन एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग एंड स्ट्रेंथ। हम जो वाटर टैंक के डिजाइन में मेथड यूज करने वाले हैं वो जनरली वर्किंग स्ट्रेस मेथड होती है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कॉम्बिनेशन होता है, कुछ लिमिट स्टेट मेथड से भी हम लेंगे, कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी लेंगे। द वेरियस assumptions ऑफ दिस मेथड्स आर एज फॉलो। कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के assumptions हैं। Plane section remain planes before and after bending. Steel and concrete behave elastically and the modular ratio m is given by, जो modular ratio m का फॉर्मूला है वो आपका क्या है, m इक्वल्स टू 280 बाय 3 सिग्मा CBC। ठीक है, अभी कहाँ से आया ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब CBC की वैल्यू भी IS 456 में दी हुई रहती है, लेकिन हम लोगों को ये पढ़ना है। ये मॉड्यूलर रेशियो जो होता है IS 456 या लिमिट स्टेट मेथड में एम मॉड्यूलर रेशियो जैसी कोई टर्म नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। स्टील एंड कंक्रीट के दोनों के मॉड्यूलर रेशियो होते हैं m इक्वल्स टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। The tensile stresses in concrete is limited to the values given in table 1 of IS 3370 for the calculation of resistance of cracking। जो हमको टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू लेनी है मैं आपको बता भी चुका हूँ, उस केस में हमने पुराने आईएस कोड से ली थी, इसमें हम नया आईएस कोड से देखेंगे टेबल नंबर 1 से। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड फॉर ऑल स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। ये कुछ जनरल पैरामीटर है, अपन टेबल देख लेते हैं, बस मैं एंड अप करूंगा वहां पे। ये विजिबल है आईएस कोड? यस सर। देखो इसमें थोड़ा सा अब चेंज हो गया है। अब आप देखो, हमने जो पिछली बार पुराना आईएस कोड देखा था उसमें M20 से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, M25 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, परमिसिबल कंक्रीट स्ट्रेसेस इसमें दी हुई है। परमिसिबल जो टेबल नंबर 1 है आपकी वो क्या है, परमिसिबल कंक्रीट स्ट्रेसेस इन कैलकुलेशंस रिलेटिंग टू रेजिस्टेंस ऑफ क्रैकिंग, ये पार्ट 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका जो M25 ग्रेड से स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट टेंशन है तो 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। उसमें हमारे को क्या दिया था, केजी में दिया हुआ था, याद है किसी को? जो पुराना आईएस कोड था उसमें अंतर था।
IS 3370 1965 वाला जो पार्ट था, उसमें आप यदि टेबल नंबर 1 देखेंगे, ये देखो, ठीक है, इसमें क्या बेटा चेंज आ गया है, सबसे बड़ा चेंज क्या आ गया है, यहाँ देखो क्या है, M15, M20, M15। M25, M30, M35, M40, ठीक है, ये सब चीजें दी हुई है उसमें, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, नए आईएस कोड में सब कुछ बदल गया है, हमारा मिनिमम जो दिया हुआ है वो कहाँ से दिया हुआ है, M25 से, और पहले वैल्यू काय में दी हुई रहती थी, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर हमको उसको चेंज करना पड़ता था न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। अब हमको डायरेक्ट वैल्यू काय से चेंज लेनी है, सीधे हमको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आप बोलोगे यदि सर M20 कॉन्क्रीट आ गया तो क्या करेंगे, तो आपको ये दो वैल्यूज याद रख लेना, M15 M20, आपको आईएस कोड दोनों अलाउड रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, आप चाहो तो पुराना भी ले जाओ, नया भी ले जाओ, ठीक है, ये कर सकते हो आप। और वैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि नए क्वेश्चन के हिसाब से नए ही आने चाहिए, M15 तो कभी यूज करते ही नहीं है। हाँ, M20 जनरली हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें M20 कॉन्क्रीट यूज किया हुआ था, तो इस केस, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आप तो या तो याद कर लीजिए, या फिर ये दोनों कोड आप यूज कर लीजिए, ठीक है। मेरा नए कोड से कराने का मोटिव सिर्फ इतना है कि हमको एक तो पुरानी चीजें छोड़ना है, ठीक है, नया कोड का रिवीजन आ गया है, तो प्रैक्टिकली हम जब वर्क करेंगे तो हमको नए आईएस कोड से ही पढ़ना है। और बहुत सारे जो लोग ढर्रे पे चलते हैं, मैंने इसीलिए फिर से जीरो से स्टार्ट इसीलिए करा कि ताकि हम गलत ना पढ़ लें, गलत नहीं पढ़ रहे हैं वैसे, हम लोग गलत नहीं पढ़ा हमने पहले भी, बस ये है कि हम पुराना क्यों पढ़ें, ठीक है ना, जो हम कोई घिसी-पिटी आरजीपी वाला काम नहीं करेंगे, भले उसमें क्वेश्चन पुराना पूछते हो, लेकिन आपको नया सीखना है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस सर। ठीक है, तो बस खत्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो कि क्रैकिंग में है वो दिया हुआ है। इसी तरीके से टेबल नंबर 2 में आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट फिर से दिया हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट है, ये क्रैकिंग के लिए नहीं, ये क्या के लिए, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, और वो काय के लिए है, क्रैकिंग के लिए है। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कैलकुलेशन रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, ये क्रैकिंग के लिए दिया हुआ है। और ये आपका जनरल परमिसिबल स्ट्रेसेस जो होती है कंक्रीट की, ये वो दी हुई है। इसी तरीके से टेबल नंबर 3 में जो है, शियर स्ट्रेस में यदि जो आपकी यदि परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है आपको कंक्रीट के लिए, और टेबल नंबर 4 में आपकी स्टील के लिए वैल्यू दी हुई है, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिइंफोर्समेंट, स्टील रिइंफोर्समेंट, वो वैल्यू आपको दी हुई है ना। वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, देखो मटेरियल में वैल्यूज चेंज नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है कि मटेरियल की सेम वैल्यू रहती है, बस चेंजेस काय में आते हैं, जो आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ में यूज करना है, यहाँ M25 से था, वहाँ M15 से था, ठीक है। तो आज अपन यही एंड अप करते हैं इसको। ओके सर। और कोई डाउट किसी को, बस 1 मिनट से कम रखते हैं मेरे पास, कोई डाउट हो तो पूछ लो। हम बेसिक से वापस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम बेसिक पहले रेक्टेंगुलर टैंक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद मतलब ग्राउंड अंडरग्राउंड टैंक्स पढ़ लेंगे, या उसके बाद हम सर्कुलर टैंक, और आखिरी में इंच टैंक करेंगे। मेरी एक गलती हो गई थी कि मैंने डायरेक्ट इंच टैंक से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि